कहानी कुर्सी की में आपको बता दें एक बड़ी खबर इस वक्त की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली सेवा बिल के दौरान जब वोटिंग हो रही थी उसमें उन पर फॉर्जरी का फर्जीवाड़ा करने का आरोप है कि उन्होंने कमेटी को भेजा जाए बिल, ये सिफारिश की थी, अमेंडमेंट लगाया था और उसमें 5 ऐसे सांसदों के नाम डाल दिए थे जिन्होंने कहा कि हमसे पूछा ही नहीं गया, हमारी अनुमति के बगैर हमारे नाम उसमें डाल दिए गए। विशेष अधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक के लिए वो सस्पेंड हैं। और ऐसे ही अधीर रंजन चौधरी के साथ हो रहा है। तो अधीर रंजन चौधरी और राघव चड्ढा एक नाव पर सवार इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और इनसे पहले संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, वो तो इस सत्र के लिए सस्पेंडेड थे ही। सुनते हैं। A holistic view on the gravity of his misdemeanor, violation of rules, defined attitude and inappropriate conduct, I find it expedient invoking Rule 266, read with Rule 256, and suspend Sri Raghav Chadha, member from the service of the Council, till the Council has the benefit of the report of by the Committee of Privileges. तो विशेष अधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक के लिए राघव चड्ढा सस्पेंड है। रिपोर्ट कब आएगी अब इसकी कोई समय सीमा नहीं होती। मतलब यह कि अब अगला सत्र जो आएगा, विंटर सेशन जब शुरू होगा, तो विंटर सेशन में भी वो तभी भाग ले पाएंगे अगर रिपोर्ट आ जाए तब तक, वरना उसमें भी वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं, ठीक अधीर रंजन चौधरी के तरीके से। तो आम आदमी पार्टी के लिए ये बुरी खबर है। हालांकि बहुत बचाव किया आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा का, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और जितने और घटक दल हैं इंडिया अलायंस के, उन्होंने कि कोई जरूरत नहीं होती है दस्तखत की, नाम डाले जा सकते हैं समिति में भेजने वालों के लिए, और अगर उनको ना उसमें शामिल होना हो तो बाद में वो मना कर दें। तो कुछ उनका कहना था कि कोई कानूनी तौर पर गलत काम नहीं किया। नहीं, सवाल ये है कि आपने अपने विरोधी का नाम कैसे डाला। विरोधी पार्टी का, समर्थक दलों के सदस्यों का नाम डाला होता तो ये बात आप कह सकते थे, लेकिन जो आपके विरोधी हैं उनका नाम आप डाल रहे हैं, उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं, उनकी कंसेंट भी नहीं ले रहे हैं, तो ये तो निश्चित रूप से फोर्जरी है जिसके कारण उनको जो है वो कह रहे हैं फॉर्जरी तब होती अगर दस्तखत की अनिवार्यता होती। दस्तखत की अनिवार्यता ही नहीं है कहीं पर। नहीं, आपने वो चिट्ठी चेयरमैन को दे दी ना, वो रिकॉर्ड में आ गई आपकी ओर से। इसका आने का, उस चिट्ठी का मतलब है कि इन लोगों ने कंसेंट दी है स्टैंडिंग कमेटी में जाने के लिए जी। तो जब आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने कंसेंट दी है, तो वो कंसेंट कहाँ है? हाउस में ही खड़े होके वो लोग कह रहे हैं कि हमसे तो बात ही नहीं हुई, हमसे पूछा भी नहीं। तो बिना पूछे किसी का नाम आप किसी कमेटी के लिए कैसे दे देंगे? तो ये जो है, ये जो चालाकी की राजनीति है ना, इसमें क्या चालाकी आपको लगी? तो अगर इसमें तो फंसना ही था उनको। कंफ्यूजन, मतलब ये गलतफहमी, देखिए उनको लगा कि हम फंसेंगे नहीं क्योंकि दस्तखत नहीं है, तो इसलिए जो है हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा कि हमने फर्जी दस्तखत किए हैं। तो इसलिए और एक कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे कि हमारे विरोधी दल के यानी सत्तारूढ़ दल के भी कुछ सदस्य हमारा समर्थन कर रहे हैं कि हमारे अमेंडमेंट में उनका भी हाथ है, उनका भी साथ है। लेकिन राघव चड्ढा फंस गया। नए वो सांसद हैं। कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद हो सकता है वो माफी मांग ले, हो सकता है वो रिग्रेट कर दें, कोई एक्सप्लेनेशन दे दें तो बच जाते। लेकिन उसके बाद तो उन्होंने उनकी बाकायदा पार्टी फोरम से ये कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि नहीं, ये तो सरकार जो है हमारी सदस्यता पर आंच लाना चाहती है, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। विक्टिम कार्ड खेलने की बात है। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, राघव चड्ढा पढ़े लिखे हैं, सीए हैं, ये कैसे आप मतलब जो है सुधांशु त्रिवेदी और रूलिंग पार्टी के सदस्यों का नाम दे देंगे? और अगर मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपकी यारी दोस्ती उनसे बहुत अच्छी है, रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आप सांसद हैं, वो भी सांसद हैं, यंग है, मिलना जुलना है, तो भी वो अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ थोड़ी जाएंगे। तो ये तो इतनी बेसिक समझदारी की बात है। ये अगर आपको नाम भी देना था तो आप विपक्ष के सांसदों के नाम देते जो कम से कम आपके साथ खड़े होते कि हाँ भाई हमने कहा है, ये हाँ हमारी सहमति है इसमें। तो और ये नाम देना और ये अपेक्षा करना कि वो अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ खड़े होकर आपके साथ खड़े हो जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? मतलब ये तो बड़ी, मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आया। आश्चर्यचकित हूं मैं कि राघव चड्ढा जैसे इतने समझदार सांसद जो आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार हैं, आज की तारीख में मनीष सिसोदिया के जेल में जाने के बाद अगर सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल का विश्वास किसी को हासिल है, राघव चड्ढा को हासिल है। नहीं, उस वक्त सदन के अंदर तो आम आदमी पार्टी का और कोई था ही नहीं, मतलब और 2-4 और जो सदस्य उनके हैं, लेकिन उन सब में सबसे जाने पहचाने यही थे, बोलने का मौका इनको मिला। बाकी सुशील गुप्ता और वो हरभजन सिंह और बाकी लोग जो है वो तो कभी उस तरह से अपनी पार्टी का पक्ष जो है पूरी तरीके से राज्यसभा में रखना इनके कंधों पर जिम्मेदारी थी। अब वो
मैं तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये कैसे इतनी बड़ी अब वो वीडियो आप याद कीजिए, इसी अभी जो तस्वीर चल रही है, इन्होंने अपनी बात कही और इसके जब सभापति ने अमेंडमेंट पढ़ने शुरू किए, प्रस्ताव जो पढ़ने शुरू किए, नाम आया सुधांशु त्रिवेदी, सस्मित पात्रा, थम्बी दुरई, एआईएडीएमके के, एक बीजेडी के, एक बीजेपी के, उन्होंने तुरंत प्रोटेस्ट किया, पीयूष गोयल खड़े हुए। उसके बाद यहाँ शरद पवार बैठे बगल में, दूसरी बेंच से निकल करके आते हैं जयराम रमेश, और जयराम रमेश ने ऐसा लगा कि झिड़की लगाई राघव चड्ढा को। वो क्योंकि ऑडियो नहीं है उसमें, लेकिन उनके हाव भाव जो थे, भाव भंगिमा, वो बड़ी नाराज थे। सर लग रहा था कि वो पूछ रहे हैं कि क्या किया है तुमने और हम इसमें तुम्हारा साथ कैसे दें। नहीं सौरभ जी, देखिए ये बड़ा गंभीर मसला है और उस कार्रवाई को हम बड़े ध्यान से देख रहे थे, जैसे देश देख रहा था वैसे। वो कोशिश थी कि इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करना कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के सांसद उस पर दूसरी तरह की बात करें। यानी जो हम किसी अमेंडमेंट को कहते हैं या किसी प्रस्ताव को जब मूव करते हैं तो जो स्पीकर यस नो कराते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद दूसरी तरफ बोलते हुए दिखे। हालांकि ऐसे मसलों पर फिर बाद में वो डिवीजन की नौबत आ जाती है अगर कोई कहे कि कुछ कंफ्यूजन हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस तरह के भ्रम की राजनीति बाहर खूब करती रही। दिल्ली विधानसभा में वो क्या करती है इसका किसी को अंदाजा नहीं है। उनके विधानसभा अध्यक्ष से लेके सब कुछ इस तरह का ब्रूट मेजॉरिटी है कि वो उठवा कर फेंकवा देते हैं जो भाजपा के विधायक होते हैं। संसद में ये करने का दुस्साहस अगर है तो सोचिए कि मूल रूप से कितना फ्रॉडलेंट बिहेवियर है इनके मूल में। और राघव चड्ढा ये करते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं जरा ये सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अच्छा कोई दिखाए कि कहां हमने साइन किया हुआ है। इसका मतलब ये कि हम फ्रॉड करेंगे, फर्जीवाड़ा करेंगे, उसके बाद भी हम आकर कहेंगे चोरी और सीना जोरी। और निश्चित तौर पर अगर इस पूरे सत्र में सबसे बेहतर फैसला अगर लिया गया है किसी सांसद के निलंबन का तो वो राघव चड्ढा का है, क्योंकि कोई किसी का अनरूली बिहेवियर हो, कोई कुछ गड़बड़ करे, कोई वेल में आ जाए, वो सब उत्तेजना में, उद्वेग में किसी वक्त हो सकता है। लेकिन ये सोच समझ कर किया गया फर्जीवाड़ा है, संसद की गरिमा को गिराने की कोशिश है। एक जो सामान्य व्यवहार सांसद से अपेक्षित होता है वो भी राघव चड्ढा नहीं कर पाए और इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सामान्य आदमी भी फर्जीवाड़ा कर दे जेल जाएगा। क्या सांसदों का यह विशेषाधिकार होना चाहिए? क्या लोकतंत्र मुझे नहीं मालूम कि जो बात अभी आपने कही कि ये इस पर भी उनको ये प्रोटेक्शन हासिल है, वरना कुछ लोगों ने मांग की कि एफआईआर होनी चाहिए राघव चड्ढा की। अगर चेयरमैन चाहें तो एफआईआर करा सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। लेकिन चेयरमैन चाहें तो वो उन 5 सांसदों में से कोई चाहे एफआईआर कराना तो वो नहीं करा सकते। सांसदों के बयान के आधार पर चेयरमैन जो है वो एफआईआर करा सकता है। कॉल सभापति को लेनी होगी, वो सांसद सीधे जाके नहीं करा सकता। अगर एफआईआर हो गई तो जेल जाना पड़ेगा। अब वो नौबत तो पता नहीं शायद ही आए। आप देखिए सदन में सस्मित पात्रा वो 72 जो भी वो नियम है उन्होंने तुरंत उसको पढ़ के सुना रहे हैं, बुक सुना दिया। और जब आम आदमी पार्टी बाहर बोलती है तो वही बुक लेकर कहती है कि नहीं नहीं इसमें ये नहीं लिखा है, यानी जो सामने दिख रहा है उसको भी झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राजनीति है आम आदमी पार्टी की और ये देश के लोकतंत्र को कमजोर करती है। देश के लोकतंत्र में जो परंपराएं हैं उसको भ्रमित करने की कोशिश। कल प्रधानमंत्री के 2 घंटे के भाषण में एक लाइन थी जिसमें नाम तो नहीं था, लेकिन रेफरेंस बड़ा क्लियर था कि आम आदमी पार्टी के लिए है कि आप लोग तो कह रहे थे सदन में हम आएंगे नहीं, और सदन में आए तो कट्टर बेईमान पार्टी के कट्टर भ्रष्ट पार्टी की शर्त पर आए कि उन्होंने शर्त रखी थी कि इस बिल के लिए तो आप लोगों को आना पड़ेगा, वो रेफरेंस था। अब ये भी सवाल है कि ये सोच क्या केवल राघव चड्ढा अकेले की हो सकती है? जो भी हुआ उन्होंने अकेले ने कर लिया, उनको एक आध असिस्टेंट वगैरह जो भी मिले हो उन्होंने खुद ये अपना ड्राफ्ट बना दिया। उन्होंने जैसा डिफेंड किया उससे लगता है उन्होंने किया, खुद किया। अगर या ये पार्टी इसके पीछे पार्टी के किसी नेता की सोच है, हो सकता है। जिस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है उसमें कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन अगर वो गलती से किसी सहायक की वजह से होता तो तुरंत खड़े होकर कहते कि मैं इसको वापस ले रहा हूं, मुझसे गलती हो गई, बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन वो उस पर इंसिस्ट करते रहे, हाउस में हाउस के बाहर ये बताने की कोशिश करते रहे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। जो चेयरमैन बोल रहे हैं वो गलत है, बाकी सदस्य बोल रहे हैं जिनका नाम था वो गलत है, सिर्फ राघव चड्ढा सही है। तो फिर उसके बाद तो ये होना ही था। अच्छा देखिए, राघव चड्ढा वाला प्रकरण चल रहा है, आम आदमी पार्टी ने तुरंत एक दूसरा मामला भी उठाया। दिल्ली का सेवा बिल जो है वो तो पास हो गया, यानी अरविंद केजरीवाल को अधिकार नहीं मिला अफसरों के ऊपर लगाम रखने का। अब उसके बाद केंद्र सरकार जो है वो बिल लेकर के आई थी
कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे हो। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी कुछ महीने पहले फैसला दिया था और कहा था कि जब तक सरकार कानून नहीं बनाती तब तक यह व्यवस्था रहेगी कि उसमें चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे और नेता विपक्ष रहेंगे। वो कमेटी तय करेगी कि इलेक्शन कमिश्नर का चयन कैसे किया जाएगा। अब जो बिल लेकर के आया गया है उस बिल में प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के अलावा नेता विपक्ष हैं और एक नॉमिनेटेड मंत्री हैं जो प्रधानमंत्री या सरकार जिनको नामित करेगी वो कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये 3 लोग तय करेंगे कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो कैसे की जाएगी। चीफ जस्टिस को उसमें नहीं रखा गया, तो उन्होंने उसको मुद्दा बनाया कि पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा और अब चीफ जस्टिस को ही कमेटी से बाहर कर दिया। और चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये व्यवस्था तब तक के लिए है जब तक सरकार इस बारे में संसद से कोई कानून नहीं पास कराती। उन्होंने कहा एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में कुछ नहीं कहता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन कैसे होगा, नियुक्ति कैसे होगी, और न ही किसी सरकार ने इसके बारे में कोई नियम बनाया। तो सरकार को चाहिए कि संसद से इसके बारे में नियम बनाए। जब तक ये नियम नहीं बनता तब तक ये व्यवस्था रहेगी, यानी ये अस्थायी व्यवस्था है। थोड़ा पीछे जाते हैं, अभी तक इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले नियुक्तियां कैसे होती थी? सरकार करती थी, सरकार नॉमिनेट कर देती थी, पैनल बना करके सरकार नॉमिनेट करती थी और सरकार का विषय अधिकार था, वो वरिष्ठता देखते थे। और सरकार क्या, प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर बेसिकली सरकार को जिसको बनाना होता था वो जो सीईसी और बाकी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दिए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह व्यवस्था ठीक नहीं है, आप कमेटी बना करके कीजिए। वो कमेटी उन्होंने बना दी और ये फिर दायित्व सरकार को दिया कि इस पर आप कानून बनाइए। तो एक वैसी कमेटी है सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए और सीवीसी की नियुक्ति के लिए कमेटी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर अपोजिशन होते हैं। अब आरोप ये लगा रहा है विपक्ष, कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे को खूब उठाया है। वो ये कह रहे हैं कि अब आपने तो अपनी मेजोरिटी रख ली, उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री के अंडर काम करने वाले मंत्री रहेंगे। आपने राज किया, आपने क्यों नहीं ये व्यवस्था की? अगर आपको लगता है कि उनका कहना है दिस इज एज गुड एज द अर्लियर सिस्टम, जब आप सीधे नियुक्त कर देते थे। अब इतना है कि एक बैठक करेंगे, 3 लोग मिलकर, उसमें आपकी मेजॉरिटी है, जिसको चाहेंगे नियुक्त कर देंगे। 9 साल से यही है कि नरेंद्र मोदी को ये अधिकार कैसे मिला हुआ है। नरेंद्र मोदी जो फैसला करेंगे वो गलत फैसला, लेकिन ये कोर्ट ने किया ना सर। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप यही, हम जो 3 मेंबर की कमेटी बना रहे हैं इसी को कंटिन्यू नहीं, लेकिन उन्होंने जो कमेटी बनाई उस कमेटी में किसी बहुमत किसी का नहीं था। भाई चीफ जस्टिस है, प्रधानमंत्री है, लीडर ऑपोजिशन है, 3 इंडिपेंडेंट लोग थे, 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट लोग थे। नहीं, इसमें तो बहुमत होना ही होना है सरकार का। में भी देखिए कि जो जुडिशियल ओवररीच है, जो एग्जीक्यूटिव के डोमेन में लगातार हस्तक्षेप है कि कोई भी नियुक्ति होगी उसमें चीफ जस्टिस रहेंगे, उसमें अदालत का दखल होगा, लेकिन जज की नियुक्ति में जो है सरकार का कोई से ही नहीं होगा। मतलब सरकार कोई सुझाव भी नहीं दे सकती है, ऐसी भी व्यवस्था नहीं है। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति कैसे होती है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर अपोजिशन, यही व्यवस्था उन्होंने इलेक्शन कमीशन के और यही व्यवस्था सीवीसी के लिए भी है। अब प्राइम मिनिस्टर, तीन एक के लिए कैबिनेट है, मिनिस्टर, सीवीसी, सीबीआई डायरेक्टर और लोकपाल। हाँ लोकपाल के लिए। तो वो नहीं, तो लोकपाल का तो अब चर्चा नहीं होती। लोकपाल तो पता लगा अन्ना आंदोलन के बाद लोकपाल की नियुक्ति भी बहुत देर से हुई, उसके बाद चर्चा नहीं होती कि लोकपाल है। इसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हर्षवर्धन जी ये है कि उनका कांग्रेस पार्टी खुलकर कह रही है, आम आदमी पार्टी भी, कि इलेक्शन आने वाला है और आप अपनी मर्जी का इलेक्शन कमीशन चाहते हैं। नहीं, देखिए, इसको थोड़ा सा संदर्भ के साथ बात करनी चाहिए। इस देश में अलग अलग संस्थानों की अलग अलग भूमिका है। जब आप सीबीआई की बात करते हैं, सीवीसी की बात करते हैं, तो ये दोनों जांच एजेंसी और निगरानी रखने से संबंधित एजेंसियां हैं। जहां सरकार का एक हद से अधिक प्रभाव वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। उसमें अगर कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी होना चाहिए तो ये बात समझ में आती है। लेकिन जिस चुनाव आयोग को एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के तौर पर देखा जाता है, पहले तो सरकारें ही, मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक ध्यान में है, 90 के दशक में तो कुछ होता ही नहीं था। तब तक तो पहले तो सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव आयुक्त होता था, बाद में उसमें और जोड़ा गया, फिर उसको हटाया गया, राजीव गांधी ने जोड़ा शायद, फिर वीपी, इस तरह से कुछ हुआ कि हटाया गया। अब सवाल यह है कि अचानक सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि भाई ये ठीक नहीं है, जो सरकार नियुक्त कर रही है, वो जो चुनाव आयुक्त है उनकी प्रक्रिया में दोष है, गड़बड़ है। तो दोष कैसे दूर होगा? सीजीआई को शामिल कर दो। क्या इस देश के लोग इस बात को पसंद कर रहे हैं? और चूंकि सर्वोच्च न्यायालय बहुत खुले दिल से, बहुत उदार मन से अब सारी बातें सुनता है, क्या उसको नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार बनाम सर्वोच्च न्यायालय हर मसले पर हो तो ये अच्छा है?
और चुनाव आयुक्त की भूमिका को जब आप संदेह के घेरे में डालते हैं तो दरअसल ना आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ना आप किसी उस जो कहते हैं कि कौन कौन कमेटी में होगा, आप दरअसल ईवीएम पर चुनाव प्रक्रिया, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। आप उस मैंडेट पर सवाल उठा रहे हैं जो 2014 से इस देश की जनता लगातार नरेंद्र मोदी के पक्ष में दे रही है, और उसको लेकर आप यहां से लेकर लंदन तक तमाशा कर चुके हैं। कपिल सिब्बल वो कौन था आदमी, एक उसको हैकर को लेकर बैठे थे, और जब चुनाव आयोग ने बुलाया कि भाई आप सारे लोग आइए जरा हैक करके दिखाइए, तो यही आम आदमी पार्टी का एक अभी मंत्री है सौरभ भारद्वाज, तो वो डमी से हैक कर रहे थे। आप लोकतंत्र को कमतर करना चाह रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि सीबीआई सीवीसी में ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग में, संविधान सभा में जजेस की नियुक्ति को लेकर बड़ी लंबी बहस हुई। उसमें एक वर्ग था जिसका कहना था कि सीजीआई को वीटो पावर होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में। डॉक्टर अंबेडकर का बड़ा लंबा भाषण हुआ। उन्होंने कहा आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को वीटो पावर देने को तैयार नहीं है, लेकिन एक जज को वीटो पावर देने को तैयार हैं। आप ये मानकर चल रहे हैं कि वो बेईमानी नहीं करेगा, वो निष्पक्ष होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, वो किसी तरह की ईर्ष्या द्वेष का शिकार नहीं होगा। जिस दिन ये होगा, ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे बुरा दिन होगा। तो उन्होंने सीजीआई को वीटो पावर देने का विरोध किया। और ये जो हो रहा है, ये इसी तरह से हो रहा है। ये जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट लगातार एग्जीक्यूटिव के डोमेन में दखल दे रहा है, वो उसी ओर है कि भाई इसको ओवररीच बताइए 75 साल तक गलत नहीं था। अच्छा, सर प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहे थे। इसको सर ओवररीच कहें या चेक एंड बैलेंसेस का हिस्सा कहें? देखिए, चेक एंड बैलेंसेस के नाम पर ओवररीच का मामला है। अच्छा देखिए, हम एक इशू को लेकर के चलते हैं ना। जैसे अभी आया, हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाला मामला। आपने कहा पहले तो कोई नियुक्ति की प्रक्रिया ही नहीं थी, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है प्रक्रिया बनाइए, लेकिन उसमें वो सरकार को ही ये कह रहा है कि आप कानून बनाइए। दिल्ली सेवा बिल में भी यही किया। दिल्ली सेवा बिल में केंद्र के अधिकार छीने, लेकिन उन केंद्र को ये अधिकार दिया कि आप कानून बनाइए। नहीं, तो ये एहसान नहीं किया। एहसान की बात प्रोविजन है, एहसान नहीं, कानून बनाने का अधिकार संसद को ही है। नहीं, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने मतलब जब कानून खुद नहीं बनाया, संसद को ही दिया। संसद को ही कहा कानून नहीं, मैं इसमें कह रहा हूं, मान लीजिए अब इस कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होगा, और वो होंगे क्या कहते हैं लीडर अपोजिशन। तो हमेशा आप देखिएगा कि लीडर अपोजिशन का डिसेंट नोट होगा, जो नियुक्ति होगी उनका डिसेंट नोट होगा, और दो एक साथ होंगे। तो ये प्रक्रिया कोई मतलब इस कानून को ईडी डायरेक्टर के मामले में सरकार ने जो कानून बनाया उसको स्वीकार कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। एक छोटी सी बात, आप ध्यान करके बताइए कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति पर भी कब ये कहा गया? सीजीआई के आने के बाद भी, अगर चीफ जस्टिस को कहें तो उसके बाद भी सीबीआई को भी कब कहा गया? हमेशा डिसेंट नोट है। डिसेंट नोट होता है, लेकिन कम से कम उसकी एक सैंक्टिटी होती है। भाई सीजीआई साथ में, प्राइम मिनिस्टर साथ में, दो लोग साथ में। नहीं, दो इंडिपेंडेंट साथ में। हम केवल ब्रेक का वक्त होगा, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, आप इसको ओवररीच कह रहे हैं, वो ठीक है, वो सारे फैसले ऐसा लगता है कि सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, वो जो भी कुछ निर्णय हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन अंत में वो अधिकार सरकार के खिलाफ फैसला नहीं जा रहे हैं। अंत में वो सारे अधिकार वो केंद्र को ही, पार्लियामेंट को ही दिए जा रहे हैं कि आप ही फाइनल निर्णय कीजिए, फाइनल कानून बनाइए। आप जो कह रहे हैं ये प्रीमाइस ही गलत है। अधिकार पार्लियामेंट को दिए नहीं जा रहे हैं। पार्लियामेंट का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट चाहे भी तो कानून नहीं बना सकता। आउटरीच कहां है? कानून जो है बनाने का अधिकार संसद को ही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा जान रहा है। नहीं, इसमें एक बारीक सा फर्क है। फिर आपकी पॉलिसी है, आपकी नीति है, आपका करप्शन है, आपने गड़बड़ की, आपका मंत्री चोर है, आपका प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं। सर्वोच्च न्यायालय इसीलिए बना है कि उनको खींच के फैसला सुनाए। लेकिन कैसे नियुक्ति होगी, जो सरकार का काम है, विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, लोकतंत्र में लोक से ऊपर कुछ नहीं है। जुडिशरी कैसे उससे ऊपर हो सकती है? और आप ये संदेह पैदा करते हैं ये करके। दिल्ली सर्विसेज बिल जो आया, उस पर वो फैसला भले ही सरकार को कह रहा है कि आप नियम बनाइए सेवा शर्तों का, लेकिन उसको कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। यह बहुत साफ है कि केंद्र शासित प्रदेश में अपर हैंड केंद्र का ही होगा। इसको भ्रम अगर फैले तो यह भी ठीक नहीं है। चलिए एक ब्रेक सर, एक मजबूरी है, रुकना ही पड़ेगा ब्रेक के लिए। तो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर चपरासी तक को नहीं हटा सकता, उसमें आप जय जयकार कर रहे हैं। चलिए, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।